जो कंपनी मतलब कोई भी कंपनी है तो उसमें जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन उसका जीएसटी टीन नंबर उसको जो मिला वो कहाँ पे डालना है, या उसके मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन अभी लोकेशन वाइज हो गया। तो जितने भी कंपनी के लोकेशन है, इधर उसकी ब्रांचेस है या इधर उसके यूनिट जो भी हम बोलते हैं, उसके वाइज उसको अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता है। तो वो कहाँ पे डालना है, तो सिस्टम के अंदर आपका कंपनी मास्टर है। तो कंपनी मास्टर के अंदर हमने एक प्रोविजन दिया है कि जीएसटी नंबर कहाँ पे हमें डिफाइन करना है। तो कंपनी वाइज अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आपका कंपनी वाइज जीएसटी नंबर आपको कंपनी मास्टर के अंदर जीएसटी नंबर फील्ड में मेंशन करना है। अगर एक ही कंपनी के अंदर आपके मल्टीपल लोकेशन है और मल्टीपल लोकेशन वाइज आपके रिटर्न्स अलग अलग फाइल होने वाले हैं, तो आपके ब्रांच मास्टर में यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर का प्रोविजन दिया है। तो आप अलग अलग आपके बिजनेस एरिया या आपके यूनिट वाइज अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अभी बात आई हमारे सप्लायर एंड कस्टमर की, क्योंकि जितने भी कस्टमर और सप्लायर है उसका भी जीएसटी डिटेल हमें चाहिए रहेगा रिटर्न के लिए। तो सप्लायर मास्टर, HSN में एक नया मास्टर एक यूटिलिटी ऐड की है HSN करके, जिसके अंदर आप HSN की डिटेल और उस HSN का टैक्स रेट, मतलब आपको सबसे पहले आपके ट्रांजैक्शन मास्टर अपना कॉर्पोरेट मनी जितने भी क्लाइंट्स यूज करते हैं उनको पता है कि अपनी सिस्टम में जो टैक्स कॉन्फ़िगरेशन है वो कहां से होता है, ट्रांजैक्शन मास्टर से। तो आपको ट्रांजैक्शन मास्टर के अंदर आपका IGST, CGST, SGST और उसके अलावा गवर्नमेंट का एक सेस है, तो वो कॉलम फ्रीज करने हो। यहाँ पे आपको HSN SSC मतलब सर्विस के लिए जो कोड यूज होता है उसको SSC कोड बोलते हैं, और मटेरियल के लिए जो कोड यूज होता है उसको HSN कोड बोलते हैं। तो वो दोनों आपको यहाँ पे आइटम ग्रुप वाइज भी आप मैप कर सकते हो, और अगर आपने आइटम ग्रुप आपके अदर कोई रिपोर्टिंग पर्पज से बनाया है तो आपको वो लिंक करना होगा इंडिविजुअल आइटम वाइज। तो आइटम मास्टर के अंदर कि ये मेरी सर्विस आइटम है, अगर वो सर्विस आइटम है तो मुझे एसएससी कोड डिफाइन करना है, अगर वो मेरी मटेरियल आइटम है तो मुझे HSN कोड डिफाइन करना है। सिमिलरली मेरा टैक्स के जो परसेंटेज आपको जो आईटीसी क्लेम मिलता है वो अगर कैपिटल गुड्स है तो उसके कुछ रूल्स अलग है कि कैपिटल गुड्स के अंदर आपको 50% या जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उस हिसाब से। तो सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि ये आपका जो आइटम है वो सर्विस है, आइदर कैपिटल गुड्स है या तो आपकी रेगुलर इन्वेंटरी आइटम है। तो सिस्टम में आपका जो स्टॉक मेंटेन, हम कोई भी नया आइटम ओपन करते थे वहां पे एक स्टॉक मेंटेन करके ऑप्शन था, उसके अंदर दूसरे 3 स्टॉक मेंटेन नए इंट्रोड्यूस किए हैं। कैपिटल आइटम आपको बनानी पड़ेगी।
अदरवाइज हम उसको ट्रैक नहीं कर सकते कि इसके सामने हमने कितना टैक्स क्लेम रिबेट ले लिया है, जो भी आपको आईटीसी क्लेम मिलता है। क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से, पुराना लॉ के हिसाब से भी हम बात करें तो 50% इस ईयर और 50% नेक्स्ट ईयर आपको क्लेम मिलता था। तो कौन से पर्टिकुलर एचएसएन के सामने, कौन से इनवॉइस के सामने आपने ये साल के अंदर आईटीसी क्लेम दिया है और नेक्स्ट ईयर आपको कितना देना है, वो ट्रैक करना है। तो आपको कंपलसरी बैच या सीरियल वाली आइटम ही कैपिटल बनानी है। अभी तो शायद कैपिटल में वो चेंज आ गया कि 5% एवरी क्वार्टर, तो वो भी चेंज है, बराबर। तो कैपिटल बैच मतलब वो आपका बैच वाला ही आइटम है। जैसे सिस्टम वर्क करती है बैच वाली फंक्शनलिटी के लिए सेम काम करेगी, लेकिन एक आइडेंटिफिकेशन है कि ये आपका कैपिटल आइटम है बैच वाला। और सीरियल में भी सेम, जैसे सीरियल आपका नॉर्मल सीरियल आइटम काम करता है सेम, लेकिन ये सीरियल आइटम। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपका आइटम एंड आइटम ग्रुप के साथ आपके एचएसएन और आपके आइटम टाइप का बाइफर्केशन। अभी हमें ट्रांजैक्शन मास्टर बनाने पड़ेंगे उस हिसाब से। तो ट्रांजैक्शन मास्टर हमें जो बनाने हैं वो आज की तारीख में हम बनाते हैं, डॉक्यूमेंट वाइज भी बनाते थे और आइटम वाइज भी बनाते थे। तो उसकी जगह पर हमें कंपलसरी ट्रांजैक्शन टाइप कैसे बनाने पड़ेंगे, आइटम वाइज। तो आज की तारीख में जो प्रॉब्लम था कि भाई एक डॉक्यूमेंट के अंदर ये टैक्स वो टैक्स जो भी है, लेकिन उससे पहले आपको एक जो उसका सीरियल नंबर है वो लॉजिक फिक्स करना है कि भाई आपके परचेस या सेल्स के अंदर आपका सीजीएसटी का कॉलम कौन सा यूज होगा, एसजीएसटी के लिए कौन सा कॉलम यूज होगा, आईजीएसटी के लिए कौन सा कॉलम यूज होगा और सेस के लिए कौन सा यूज होगा। तो जो रिकमेंडेशन ऐसा है कि अगर कोई भी आप कॉलम यूज करो उसके पहले 2 कॉलम और उसके बाद में 2 कॉलम ऑलवेज खुले रखो। वो इंडियन प्रैक्टिस के हिसाब से, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी कुछ भी बीच में डाल देगी, बराबर। तो ट्रांजैक्शन टाइप में और कुछ चेंज नहीं, हमें आइटम वाइज सिर्फ ट्रांजैक्शन टाइप बनाने हैं और उसका सीरियल नंबर डिफाइन करना है। तो ये सारा कॉन्फ़िगरेशन हमने किया। उसके हिसाब से जो अभी सर ने बताया यहाँ पे पोर्टल पे कि जीएसटी पोर्टल पे ये सारा डेटा कैसे अपलोड होता है, तो वो डेटा कॉर्पोरेट यूनिक में से हमें बनाना है। अल्टीमेटली जो डेटा हमने मैप किया जीएसटी नंबर, सप्लायर नेम भी, सप्लायर नेम का वैलिडेशन शायद 50 कैरेक्टर का है, वो भी जिस टाइम पे आपने जो रजिस्टर करवाया है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। आज की तारीख में हम कुछ भी लिखते हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर यूज करते हैं, तो वो सारी चीजें हमें केयर लेनी होती है कि जब भी नया आइटम, नया सप्लायर या कस्टमर बनाए तो स्पेशल कैरेक्टर या वो सारी चीजें आइदर उसके जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइम पे उसने जो नाम से रजिस्ट्रेशन करवाया है सेम नाम की डिटेल ही हम मास्टर में ओपन करें। तो सिस्टम में अभी हमें कॉन्फ़िगर करना है कि ये सारा डेटा जो है वो मुझे जीएसटीआर 1 के लिए कौन सा डेटा कहां से सिस्टम उठाए और जीएसटीआर 2 के लिए कौन सा डेटा कहां से उठाए। तो यहाँ ये जो अभी कॉन्फ़िगरेशन पर दिखाया, इतना कॉन्फ़िगर करके हम नॉर्मल जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वैसा ही हम ट्रांजैक्शन करेंगे। हमारा वे ऑफ वर्किंग बिल्कुल चेंज नहीं होना, अदर सेल्स हो या परचेस, ठीक है। यहाँ पर एक और एडेड एडवांटेज ये है कि हम लोग जब एक्साइज में स्पेशली कि एक्साइज में हमारा आउटवर्ड जो है वो एक सेल्स है, एक परचेस रिटर्न है, एक ब्रांच ट्रांसफर है, एक जॉब वर्क इश्यू है, सबके लिए एज पर एक्साइज नॉर्म्स हमें एक सीरियल नंबर कॉमन मेंटेन करना पड़ता था। तो उसके लिए हमारा कॉमन सीरियल का फंडा था। यहाँ पर वो कंसेप्ट गवर्नमेंट ने निकाल दिया है और अल्फा न्यूमेरिक नंबर दिए हैं, मतलब कैटेगरी / नंबर। तो हम लोग कितनी भी सीरीज मेंटेन कर सकते हैं वो अपने मनसूबी पे। तो सिस्टम में कैटेगरी के अंदर भी आपको एक प्रीफिक्स लाइक डॉक्यूमेंट प्रीफिक्स आपको मेंटेन करना है, उसके लिए भी एक प्रोविजन दिया है। क्योंकि गवर्नमेंट ने अल्फा न्यूमेरिक डॉक्यूमेंट सीरीज दी है तो उसकी एक लिमिट भी रहेगी। उसमें 16 डिजिट की लिमिट रखी है। जो इनवॉइस नंबर है वो 16 डिजिट से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन वो अल्फा न्यूमेरिक होगा। तो उसके लिए हमने कैटेगरी मास्टर में एक प्रीफिक्स करके दिया है, एक शॉर्ट नेम, मतलब आपका दैट विल बी 5 कैरेक्टर।
तो कैटेगरी का नाम हमें एंट्री करने के लिए, हमें समझने के लिए कितना भी लंबा रखे, लेकिन वो जब अपलोड होगा, हमारा जो इनवॉइस आइडेंटिफिकेशन होगा वो 5 डिजिट से होगा। तो 5 डिजिट एज अ कैटेगरी कोड स्लैश उसका डॉक्यूमेंट नंबर, दैट विल बी ट्रीटेड एज आवर इनवॉइस नंबर। यहाँ पे पूरा एक नया ही मेनू इंट्रोड्यूस किया है, जीएसटी इंडिया, जिसके अंदर सबसे पहले है जीएसटी इंडिया सेटअप। तो सेटअप में यहाँ पे आपने जिस एएसपी या जीएसटी के साथ रजिस्टर करवाया है, वहां से आपको एक रजिस्ट्रेशन यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिला होगा, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और ये जो कॉलम की बात हमारी हुई थी वो कि आपने आईजीएसटी, तो आपका जो ट्रांजैक्शन टाइप है वो ट्रांजैक्शन टाइप के अंदर आपका आईजीएसटी का कॉलम नंबर कौन सा है, सीजीएसटी का कॉलम नंबर कौन सा है, एसजीएसटी का कॉलम नंबर कौन सा है, और सेस के लिए कौन सा कॉलम आप यूज कर रहे हो। अभी यहाँ पे एक नीचे टिक दिया है, कंसीडर कंपनी जीएसटी नंबर इफ ब्रांच जीएसटी नंबर इज मिसिंग। ये नॉर्मली उस कंपनियों के लिए कि जिसकी सिंगल ब्रांच है, बराबर, तो उसके लिए कंपनी रजिस्ट्रेशन, ब्रांच रजिस्ट्रेशन, जो भी बोलो, एक ही लोकेशन का रजिस्ट्रेशन है, तो उसके लिए यहाँ पे एक टिक दिया। अगर मल्टीपल लोकेशन है आपके तो कंपलसरी आपको लोकेशन वाइज जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगर ये टिक लगाई है और ब्रांच के अंदर आपका जीएसटी नंबर मिसिंग है तो सिस्टम आपके कंपनी मास्टर में जो जीएसटी नंबर डाला है वो रिटर्न में जो फाइल बनती है उसमें वो कंसीडर करेगा। अभी इसके अलावा आप आगे एक एक्सेल शीट जो जीएसटी के अंदर अपलोड के लिए जो एक सीएसवी फाइल उन्होंने बताई, उसके अंदर आप कॉलम्स देखोगे तो उस कॉलम के अंदर बहुत सारे कंडीशनल कॉलम है कि मेरा आईटीसी रिवर्सल, तो आईटीसी रिवर्सल आप जो डेटा दे रहे हो उसके अंदर ये आईटीसी रिवर्सल का डेटा है, या आपका प्रोविजनल असेसमेंट इनवर्ड है, प्रोविजनल आउटवर्ड है, रिवर्स मैकेनिज्म वाला है, कौन सा है। तो हमें सिस्टम में से जो ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं वो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि ये ट्रांजैक्शन हमारा आईटीसी रिवर्सल का है, ये ट्रांजैक्शन प्रोविजनल है, ये ट्रांजैक्शन हमारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का है। तो सिस्टम को वो समझाने के लिए यहाँ पे जो भी कंडीशनल कॉलम है उसके सेटिंग्स दिए हैं। तो यहाँ पे आपका जो मेनू है, मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं और उस ट्रांजैक्शन की कैटेगरी दिख रही है, बराबर। तो आईटीसी रिवर्सल के अंदर आप कौन सा ट्रांजैक्शन कौन सी कैटेगरी को इंक्लूड कर रहे हो वो आपको यहाँ से कॉन्फ़िगर करना है। सेम प्रोविजनल असेसमेंट, तो ये सारी जो कॉलम्स है वो कॉलम के मीनिंग के हिसाब से आप कौन सा एंट्री करने वाले हो, कौन सी कैटेगरी में, वो सिस्टम को यहाँ से आपको समझाना है। मतलब जितने टाइप के हमारे ट्रांजैक्शंस हैं वो सारे टाइप के ट्रांजैक्शंस के लिए हम सेपरेट कैटेगरी यूज करेंगे। परचेज रिटर्न इज डिफरेंट और आईटीसी रिवर्सल इज डिफरेंट। परचेज रिटर्न को हमें सेल्स की तरह ट्रीट करना है तो एक अलग कैटेगरी है, और ऐसा आईटीसी रिवर्सल है तो एक अलग कैटेगरी। उस हिसाब से ही हमें आज कॉन्फ़िगर करना है, बराबर। और अभी हमने कैटेगरी का तो फंडा ले लिया, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट ने कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे हैं कि जो आपके जीएसटी के अंदर कंसीडर नहीं होते, एग्जम्प्टेड है, या इधर आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम कंसीडर कर ले तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर अभी भी जीएसटी अप्लाई नहीं है, उसके अंदर वैट एज इट इज रखा हुआ है। तो सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि कौन से ट्रांजैक्शन के अंदर कौन सी टाइप का डेटा मुझे उठाना है, तो आपको सिस्टम को ट्रांजैक्शन टाइप भी यहाँ पे दे रहे हैं। तो आपने जो ट्रांजैक्शन मास्टर बनाया है तो दो टाइप के ट्रांजैक्शन हो गए, एक आपके वैट का लिया जो जितनी भी प्रोडक्ट्स है जिस पे वैट लगने वाला है वो हो गया, एक ऐसी ट्रांजैक्शन टाइप हो गई कि जिसके अंदर आपका जीएसटी अप्लाई हो रहा है। तो हमें यहाँ पे जो रिटर्न में डेटा दिखाना है आज की तारीख में वो जीएसटी का जो डेटा है वो, तो सिस्टम को यहाँ पे आपको समझाना पड़ेगा कि ये इतनी ट्रांजैक्शन टाइप है जो मुझे जीएसटी रिटर्न के लिए उठानी है, डेटा उठाना है यहाँ से। ये एक कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन है, यहाँ पे जो भी पैरामीटर आपने दिए हैं इसके बेस पे
यहाँ पे GST 1 मतलब GSTR 1 का स्क्रीन है, आपका सेल्स का डेटा, आपने जो सेल्स किया है वो जो डायरेक्टली हमें GSP या GSTN की सर्वर पे अपलोड करना है, वो डेटा यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे आपको कंपनी ब्रांच मतलब कौन सी कंपनी के लिए कौन सी ब्रांच के लिए आप ये डेटा अपलोड कर रहे हो, कौन सा ईयर कौन सा मंथ, आप सीधा वो का बटन प्रेस करोगे तो इस मंथ के अंदर जितना भी डेटा आपने सेल्स इनवॉइस या इधर जो भी कॉन्फ़िगरेशन किया है उस कैटेगरी के अंदर या तो उस ट्रांजैक्शन टाइप के अंदर आपने डाला है, वो पूरा डेटा आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा और वो डेटा आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो। और नीचे एक बटन दिया है अपलोड, यहां से अपलोड करोगे तो वो डायरेक्टली आपके जो ASP या GSP के थ्रू जो GSTN में अपलोड होगा और उसमें कुछ वैलिडेशन या जो भी है वो वेरीफाई करके अगर कुछ एरर है तो आपको रिवर्ट भी देगा। वैलिडेशन करके जो भी रिवर्ट करेगा सिस्टम, वो सारे चेंजेस जैसे यहाँ पर पोर्टल में दिखा था कि पोर्टल पे ही आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पर हम लोग अलाउ नहीं करेंगे कि आप यहाँ पर डायरेक्ट चेंज करो। जो भी वैलिडेशन या जो भी करेक्शंस करने हैं वो आपको अपने रियल ट्रांजैक्शन में ही चेंज करने हैं और रियल ट्रांजैक्शन में चेंज करके ही ये फाइल दोबारा जनरेट होगी जो यहाँ से डायरेक्ट अपलोड हो जाएगी। और जैसे ही फाइल यहाँ से अपलोड हुई ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे, तो आप उतने ट्रांजैक्शन में कुछ भी नहीं कर पाओगे, चाहे सुपर या सुपरवाइजर का आईडी क्यों ना यूज करो। सॉरी हाँ हाँ क्यों सॉरी हेलो, कस्टमर जिसको हमने अपना मटेरियल सप्लाई किया है वो कल आगे करेगा कि आप अपना डाटा अपलोड करें सो दैट में क्रॉस वेरिफिकेशन कर सको। अगर मंथली वो वेट करेगा तो मेरे मोर देन 1000 इनवॉइसेस हैं और मोर देन 100 कस्टमर्स के पास में वो जा रही है, तो वीकली अगर अपन इसमें अपलोड करेंगे तो वीकली अपनी ट्रांजेक्शन बेस्ड उसमें ऐसा है कि आपने मंथ और ईयर सिलेक्ट किया है, उस मंथ और ईयर में पॉसिबल है कि आप 5 तारीख को अपलोड कर दो तो 1 से 5 में जितने इनवॉइस बनेंगे उतने ही जाएंगे। वापस से आप 8 तारीख को दोबारा अपलोड करो सेम मंथ एंड ईयर लेके, तो डिफरेंशियल सिस्टम विल आइडेंटिफाई द डिफरेंस और उतना डिफरेंशियल डेटा ही अपलोड करेगा। यहाँ पर दिखाएगा सारे के सारे लेकिन इन ड्यूअल कलर कि इतना अपलोड ऑलरेडी हो चुका है और इतना अभी बाकी है। आप कभी भी कर सकते हो, रोज करो अपलोड, कोई इशू नहीं। सॉरी Once you have uploaded, then we cannot change. once you have uploaded then yes you cannot change, But after uploaded, I come to know what is the disturbance. Then that is what the GST is. from here I have to upload it in GST. Yes, Then I come to know what is the query. Then the system will log this record. Then could I change the record? is government allow you to change the data? No, before filing, they allow. Before filing, they allow me to change. Whatever the disturbance is there. What you told me, I have to change in my system and again I have to upload yes it. yes same. Once I have uploaded, then you tell me it is logged. Then how would I change? फॉर एग्जाम्पल आपने क्या बोला? अपना जो पोजीशन है वो जो सप्लायर है उन्होंने कुछ ये सप्लायर नहीं है, आप अच्छा ठीक है, आप अगर हम सप्लायर है हमने यहाँ पे देखा बराबर आया, हम लोग जब GSP में गए नॉट पुश टू GST में तो जाओगे ही नहीं। अच्छा वी विल नॉट बी No. दिस इज द सिग्नेट आई एम टॉकिंग अबाउट सिग्नेट व्हेन वी हैव Signet का जो अपलोडेड हमने फोल्डर देखा हाँ। उसमें क्या है कि गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट मनी दोनों के बीच में सिग्नेट इज प्लेइंग अ रोल एज अ ब्रिज अग्री because government doesn't allow us to push any data directly on GSTN. अग्री So everyone has to go to the GSP
लेकिन हम लोग जीएसपी की पोर्टल पे न जाए ऐसा सोचते कि हमें कोई भी पोर्टल पे जाना नहीं, यहाँ से ही आप डेटा अपलोड करो और वो सीधा जीएसपी थ्रू जीएसटीएन पे अपलोड। अच्छा, जो उन्होंने अभी बोला कि हम लोग जीएसपी पे देख सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, यू वांट टू स्किप मेक अस स्किप दैट स्टेज और यहीं पे हम लोग चेक करें। यस, सो जब तक हम लोग श्योर नहीं है यहाँ से यहाँ से हम लोग अपलोड नहीं नहीं करेंगे। कर। यहाँ से हमें कैसे पता चलेगा दिस इज मिसमैच एंड आई विल करेक्ट माय डेटा? वो तो जीएसटी एक्ट 2 की आप बात करें, नहीं, मैं यही की बात कर रहा था। वन में कैसा मिसमैच है? तो भाई यहाँ जब अगर आप बता रहे हो कि एक बार ये हमने ओके किया तो पूरा स्टॉक हो गया, सेल्स का डेटा है ना, फिर हमने जो सेल्स जैसे मैंने ये सेल्स का डेटा पार्टी ने बोला कि रेट में आप चेक करके फिर वापस अगेन करके दे तो दो। भाई एक बार मैंने मशीन बेचा, पार्टी के पास गया, पार्टी ने बोला ये गलत है और ये चेंजेस करती है। वो कब आएगा जब पार्टी जीएसटी एक्ट चेक करेंगे ना, वहां से उसका जो रिटर्न आएगा उस रिटर्न के बेस पे आप यहाँ पर चेंज करेंगे। जीएसटी एक्ट 2 से जीएसटी एक्ट 2 में अगर आपको कोई आप जो फाइल करोगे जीएसटी एक्ट 1 वो आपके कस्टमर के लिए रिप्रेजेंटेटिव जीएसटी एक्ट 2A, वहां से अगर उसमें कोई चेंज मांगा है या कोई चेक किया तो आपको मिलेगी नोट। आपको जब वो नोट मिलेगी तो सिस्टम को पता है कि इसमें चेंजेस है, आप ये ऊपर चाहिए जाएगा ना, ऊपर चाहिए हमें अपलोड करें। होने के बाद सर मुझे पता चला सप्लाई नहीं पता, कुछ पता चल गया कि ये यहाँ पे प्रॉब्लम है। हाँ, तो फिर that is what government says. ये हमारी तरफ है, लेकिन वो तो जीएसटी एक्ट एक की बात कर रहे हैं, आप कस्टमर का जीएसटी एक्ट उस केस में हमको डायरेक्टली कस्टमर को बोलना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है और आप इसको रिवर्स करो। हाँ, पॉसिबल। अगर गवर्नमेंट हमें अलाउ करेगी कि हमने जो भी डेटा अपलोड किया है उसको हम रिवाइज फाइल कर सकते हैं तो हम रिवाइज का ऑप्शन देंगे। आज गवर्नमेंट ने रीजन का ऑप्शन नहीं दिया तो हम कैसे दे सकते हैं? डेबिट नोट क्रेडिट नोट ये रेज करो, कोई इशू नहीं है। कस्टमर रिजेक्ट हाँ, उस केस में आपका रिवर्ट जब आएगा तो वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ओपन होगा, उस डॉक्यूमेंट में चेंज करके आप एक्सेप्ट करो। यस यस। Second thing, if I am वो चाहते हैं क्लियर एज फार एज सर्च पार्ट इज कंसर्न। बोलो सर, एक मशीन मैंने सेल करा और अपना इनवॉइस दे दिया और अपलोड कर दिया, पूरा मशीन मेरा वहाँ गया, कस्टमर बोला कि इसमें समथिंग चेंज है या रेट में हल्का सा अमेंडमेंट आया, बट मैं यहाँ अपलोड कर चुका। अब इस केस में मैं क्या करूँ अगर कस्टमर मुझे कह रहा है कि एनी काइंड ऑफ डिफरेंस इज रेट, देन या फिर आपका एक पार्ट छूट गया या फिर उसका कुछ और कॉस्ट चेंज हो गया, तो मैं तो डेटा अपलोड कर चुका हूँ। गवर्नमेंट ने आज तक हमें ऐसी कोई परमिशन नहीं दी है कि आप अपलोडेड डेटा को चेंज करो, उसके ऊपर आप क्रेडिट डेबिट नोट का ऑलवेज रेज कर सकते हो। इसके लिए मुझे डेबिट नोट पे जाना। हाँ, और दूसरा बात, हम क्रेडिट डेबिट नोट की भी यहाँ पर जो बात करते हैं ना, वो क्रेडिट डेबिट नोट भी HSN थ्रू ही जाना है। मतलब हमें नॉर्मल क्रेडिट डेबिट नोट यूज करना ही नहीं है, हमें यूज करना है सप्लीमेंट्री इनवॉइस एज अ क्रेडिट नोट और सप्लीमेंट्री इनवॉइस एज अ डेबिट नोट। हमें नॉर्मल क्रेडिट डेबिट नोट यूज नहीं करना है। नंबर 2, यहाँ पर जो हमने सोचा है खाली सेल्फ सोचा है, इसके साथ साथ सेल्स के साथ एडवांस क्रेडिट डेबिट नोट भी है। थर्ड पोर्शन इज एडवांसेस। तो आज जो हम एडवांस पे करते हैं या एडवांस हम रिसीव करते हैं वो भी कंपलसरी हमें ऑर्डर बेस्ड ही एडवांस लेना है। उस एडवांसेस को ऑर्डर के समय लॉक ऑफ करना ही करना है, तब जाके हम लोग यहाँ पर HSN वाइज कितना एडवांस है वो हम दे पाएंगे। रीजन ये है कि यहीं से वो एडवांस पे ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा एज एडवांस।
उसके सामने जब आप बिल बनाओगे तो इनवॉइस भी अपलोड होगा। इनवॉइस के टाइम आपकी जीएसटी लायबिलिटी कितनी, तो सिस्टम खुद कैलकुलेट करेगा कि इस इनवॉइस के सामने जो आपने एडवांस लिया था उसके सामने जो rows. 10 rows, This then will it will give be you popular 10 10 rows, lines. yes. Okay, fine. If all these 10 rows belong to one HSN code, then also we'll have to mention 10 different so rows. we cannot Because- consolidate. No. They require individual HSN code with items, precise description and quantity. Hello. Hello. We received 1 lakh from a customer. Sorry? We received 1 lakh as a advance from a customer. Right. So voucher is passed as अगर suppose आपका 10 लाख रुपीस का है, against that particular order, if you receive, say for example, 4 lakhs as an advance, तो आप 4 लाख रुपए की बैंक रिसिप्ट बनाओगे। वो बैंक रिसिप्ट को शायद वो पर्टिकुलर ऑर्डर के सामने आप एडजस्ट करोगे। तो वो 4 लाख रुपीस जो भी आए हैं, वो बेस्ड ऑन आइटम अमाउंट, इंडिविजुअल रो की जो अमाउंट है उसके बेस पे आप प्रपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूट करके कौन सी आइटम की अमाउंट के सामने कितना एडवांस आप दे रहे हो, दैट विल बी टेकन केयर बाय सिस्टम। Okay, agreed. कोई भी हो, कोई भी। But if I have a project order and if I am going to deliver in a staggered delivery, then also it will be adjusted automatically by the system. હા, હવે એક પ્રોજેક્ટની હજુ બી એમ્બિગ્યુટી છે થોડી। અમે લોકો એક પેરિસ નાખેલી છે, હજુ અમને આન્સર મળ્યો નથી। So still for project it is not 100% clear. નથી ને, કારણ કે પ્રોજેક્ટમાં મારી પાસે એડવાન્સમાં ખાલી એક સિંગલ લાઈન છે। Exactly. જે ઓર્ડર છે ક્યારેય જવાનું નથી અને જે જવાનો છે એનો ક્યારેય ઓર્ડર નથી, તો એનું એડવાન્સ HSN માં કઈ રીતે મેપ That કરાય? is what I am asking. આપણે હજુ મને નથી ક્લિયર અને ગવર્નમેન્ટ And second thing, one more thing, I wanted to ask you that do we have this separate report system that this customer has paid advance to me like that? એ તો આપણી પાસે રિપોર્ટ મળે જ ને, જેટલા જોતા હોય। માં આવશે. હા, એનો કોઈ ઇશ્યુ એના ઉપર હું કઈ પણ એડવાન્સ આવશે તો 1st July onwards જે કોઈ એડવાન્સ they receive, we have to talk of against the law. Again, so 10 lakh order is there. I received 5 lakh as an advance. When I make invoice, then at that time it will take about rest 5 lakhs. Sorry. Sir, I have order of 10 lakhs. I received 4 lakhs as an advance. In this region, 4 lakhs as advance HSN code was received. When I make final invoice is for 10 lakhs. Then Maybe again 10 it lakhs, will, maybe 9.5. whatever it is. Fine. So at that time rest will be considered. No? Yes. Okay. Your tax liability system will calculate your tax liability means total tax What difference? minus advance paid. ક્વેશ્ચન વધારે સારું પણ આપણે ના પાડે એમને કંઈક પર્સનલ પૂછવું છે ધીરે ધીરે हमारी पास कोई
Hello, same situation. 10 lakhs, 4 lakhs issued in July. This page is done in August. Right. 4 lakh का जो भी मेरे को HSN कोड के हिसाब से टैक्स जमा करवाना था मैंने करवा लिया. वो एसओ के अगेंस्ट में मैंने इसको एडजस्ट भी कर रखा है. जब मैं इनवॉइस बना रहा हूँ 10 लाख की अगस्त में, तो 4 लाख का तो मैं ऑलरेडी टैक्स जमा कर चुका हूँ. 6 का निकाल के आपकी जो लायबिलिटी क्रिएट होगी, राइट, वो रिमेनिंग अमाउंट की वो सिस्टम ऑटो चार ऑर्डर है ना, 4 ऑर्डर डिफरेंट है लेकिन पैसे एक ही डिवीजन में आया हुआ है. तो उस रिसिप्ट के सामने चारों ऑर्डर को एडजस्ट करेगा कि नहीं मेरे लिए तो फिर वो मुझे हैंडल करना है कि रिसिप्ट 4 करनी है या ऑर्डर 1 बनाना है. दैट कॉल यू टू टेक. दोनों भी नहीं कर रहे. आज के तक हम लोग कंट्रोल अकाउंट से लॉक ऑफ कर रहे हैं. एक मीडिएटर अकाउंट है, जो कंट्रोल अकाउंट मेरे मेन रिसिप्ट को लॉक ऑफ करता है और वो कंट्रोल अकाउंट आगे के मेरे ऑर्डर को लॉक ऑफ कर देता है. ठीक है ना, तो वो केस में मेरा ऑर्डर तो कंट्रोल अकाउंट को लॉक ऑफ करेगा, तो उसका कोई इश्यू नहीं है ना. ऑर्डर लॉक ऑफ हुआ, देन इट विल बी कंसीडर एज एन एरर. वो ऑर्डर तेरा लॉक ऑफ होगा पॉसिबल है, और कोई रेस्ट्रिक्शन आज ना कोई रिव्यू कैसे भी हो, ऑर्डर लॉक ऑफ हुआ दैट विल बी कंसीडर एज एन एरर. तो मेरा HSN वहाँ पे HSN तो तेरा ऑर्डर लेवल पे ही है ना. HSN रिसीव में कहाँ है? मेरा जो रिसीप्ट लॉक ऑफ करना है आप बोल रहे हो वो HSN वाइज ही होना चाहिए. एडवांस HSN वाइज दिखा रहा है. एडवांस की बात कर. एडवांस HSN वाइज दिखा रहा है. समझ अभी भी कंसेप्ट. एडवांस को HSN वाइज दिखाने उसका मतलब क्या हुआ कि मैं जो भी एडवांस लेता हूँ, HSN का मतलब मेरी आइटम, HSN मीन्स मेरी इंडिविजुअल आइटम. ऑर्डर में जो बुक करता हूँ आइटम वाइज बुक करता हूँ. अगर ऑर्डर तेरा 10 लाख का है, वो एग्जाम्पल लेते हो, 4 लाख तुझे एडवांस मिले, ठीक है. 10 लाख का एडवांस है, कंसिडरिंग कि उस ऑर्डर में तेरे 10 आइटम है और इंडिविजुअल आइटम की आइटम अमाउंट तो 1-1 लाख ईच है, ठीक है. अभी 4 लाख तेरे पास एडवांस है, तो सिस्टम क्या करेगा? 40% एग्जैक्टली. तो सबके सामने तेरा 40,000 एडवांस है ऐसा ट्रीट कर लेगा. तो उसके ऊपर से जो टैक्स लायबिलिटी तेरी आएगी वो 40,000 के बेस पे आएगी. उसके ऊपर से जब इनवॉइस बनेगा और इनवॉइस सेम अमाउंट का है ऐसा कंसिडर करके चलता है, तो इनवॉइस के टाइम तेरी टैक्स लायबिलिटी 60,000 की आएगी. सिंपल. वो सिंपल है लेकिन इस केस में मेरा रिसीप्ट एक है और मल्टीपल ऑर्डर्स भी जो मल्टीपल डिवीजन है. System will not consider with your receipt. System will कंसर्न क्या है? तेरे ऑर्डर एडजस्ट हुए कि नहीं? ये केस में मेरा डेटा कौन सा पोस्ट होगा? ऑर्डर ही. ऑर्डर के सामने जो पेमेंट रिसीव हुआ है, ऑर्डर के सामने उसकी पेंडिंग कट हुई है, समझ रहे, और उसका इनवॉइस बना नहीं है, दैट विल बी कंसीडर एज एन एडवांस. सिंपल. हाँ, कंट्रोल अकाउंट तो कभी जाएगा नहीं, उसको तो आइटम वाइज चाहिए ना. तो रिटर्न तो जाएगी ऑर्डर की. अकाउंट का कोई लेना नहीं, कौन सी लेना नहीं. सबको सुना ना. एक रिक्वेस्ट था, जो भी है नहीं आपकी क्वेरी दूसरों को भी हेल्प करेगी, तो 1 by 1 जाते हैं और माइक से जाते हैं, राइट? ओके. तो फिर ऐसा करें, बाद में डिस्कस करें. इंडिविजुअल तेरा केस इंडिविजुअल है, फिर डिस्कस करें. चलो. Can I move CSR to? सर अब तक जो बात हो रहा था वो 1 जुलाई के बाद हो रहा था. जितने भी ट्रांजेक्शन हुए 1 जुलाई के बाद. इन केस यहाँ पे काफी सारे जो बैठे होंगे जिनकी इनपुट टैक्स क्रेडिट
है एज ऑन 30 जून, उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा सिस्टम में, वो जाना। वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, वो आपका एक्चुअली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। वो लेजर बैलेंस के अलावा कुछ नहीं, आपकी जेबी और कुछ नहीं, तो सिस्टम का कोई रोल ही नहीं। आपको कितनी क्रेडिटेबल अमाउंट है वो हम डिसाइड नहीं कर सकते। नहीं एग्री, आप डिसाइड नहीं कर सकते। उसमें गवर्नमेंट के नॉर्म्स है आपके 6 मंथ्स और 1 ईयर का, उसमें भी आपके पास अगर डॉक्यूमेंट तो ही 100%, अदरवाइज 40%। तो वो सारे कंप्लाइंस हाउ सिस्टम कैन डिफाइन सिस्टम, बट उसका कैसे एंट्री होगा वो आपको उतनी जो भी क्रेडिट आपको क्रेडिटेबल है, चाहे एक्साइज टू जीएसटी, वैट टू जीएसटी, सर्विस टैक्स टू जीएसटी, जो भी है वो आपकी जो भी एलिजिबिलिटी है उसके बेस पे आपको जेबी से उत्तर ट्रांसफर कर सकता है। जीएसटी टू जो जीएसटी 1 है वो हमारा आउटवर्ड सेल्स डेटा है। अभी सेकंड पार्ट जो होता है वो जीएसटी 2। इसके अंदर आपने जो परचेस बुक किया है सिस्टम मतलब आपका जो सप्लायर है उसने जो डेटा अपलोड किया होगा उसके साथ वेरीफाई करने के बाद जो एरर्स है वो भी स्क्रीन पे ही आपको दिखाई देती है कि जिसके अंदर आपका ये जो कलर है वो आपको दिखाई दे रहा है वो ऐसा है कि ये लाइन के अंदर कोई ना कोई डेटा में आपका मिसमैच है, जिसके अंदर स्पेसिफिक कॉलम के अंदर आपको स्काई ब्लू कलर दिख रहा है, तो उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर आपका क्या मिसमैच है वो उसके ऊपर आप डबल क्लिक करोगे तो सिस्टम आपको उधर ही दिखा देगा कि इसके अंदर आपने जो अमाउंट मेंशन की है वो 660 है और जो आपका सप्लायर है उसने जो अमाउंट मेंशन की है वो आपकी 661 है। तो ये जो कलर है वो कलर आइडेंटिफाई आप कर रहे हो, उसमें सिस्टम को दिखा रहे हैं कि ये लाइन के अंदर कुछ मिसमैच है और पर्टिकुलर सेल के अंदर जो कलर है उसमें वो सेल के अंदर कुछ एरर्स है। नीचे जो दो कलर है उसमें एक रो ऐसी है कि जिसके अंदर आपने आपके परचेस के अंदर एंट्री दी है और आपके सप्लायर ने उसका सेल्स डेटा सबमिट नहीं किया है, और उसका रिवर्स कि भाई आपने एंट्री नहीं की है और आपके जो सप्लायर है उसने उसके पोर्टल पे एंट्री की। यहाँ पे जो कलर है एक डार्क पिंक है और एक लाइट। मीनिंग व्हाट कि जीएसटी पे आपको कलर कोडिफिकेशन का डिटेल दी है, वैल्यू मिसमैच हियर द सिस्टम अपलोडेड डेटा और इनवर्ट आउटवर्ड। तो सिमिलरली जितने भी वैलिडेशन से कलर वाइज आइडेंटिफिकेशन है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और यहाँ से जो अपलोड करोगे उस केस में जो लास्ट रो है खाली वो अपलोड हो जाएगी टू इंटीमेशन टू योर सप्लायर कि बॉस आपने ये सेल्स बुक नहीं किया। उसके बाद अगर वो एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी आईटी से होगी, वो रिजेक्ट करेंगे तो आपकी आईटी से रिवर्स हो जाएगी एज पर जीएसटीएन नो। हमने परचेस कर लिया, उसने सेल नहीं दिखाया, सेल्स का नहीं दिखा मतलब क्योंकि मैं जीएसटी नहीं भरा है तो आपको जहाँ तक हमने जीएसटी सुना है ना वहाँ पे क्या बोला जिसने सामने वाली पार्टी ने सेल्स कर दिया, जीएसटी पे नहीं किया तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं, आप समझो जीएसटी में जो सेमिनार किया है उसमें इतना समझाया था कि आपने किसी से परचेस किया है बराबर शाम और मैंने कब बुक कर दिया कोई अपना इनवर्ट रजिस्टर में आ गया या क्रेडिट में भी आ गया, सामने वाली पार्टी ने टैक्स पे नहीं किया, इन्वेस्टर भरा है उसने तभी तो मैंने बुक किया परचेस, लेकिन इन्वर्ट बिजनेस ड्यूटी का जीएसटी का पेमेंट नहीं किया है इसलिए वो साइट पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, तो वो रिकंसिलिएशन बनेगा वो 5-20 तारीख के बाद। वो मैं कैरी नहीं ले सके 15 तारीख के बाद। हाँ 15 तारीख 18 के बाद। ओके हाँ 18 तो जो दैट इज जीएसटीआर 3 ठीक है,
लेकिन GSTR 3 कब होगा? जब वो पेमेंट पे करेगा रिकंसिलिएशन होके तब। लेकिन GSTR वो जब GSTR 1 फाइल करेगा ऑन 10th, ठीक है, तो 10th को GSTR फाइल करना मतलब पेमेंट करना नहीं है, नहीं, वो तो सेल्स डिक्लेयर करना है। अगर उसने सेल्स ही डिक्लेयर नहीं किया और आपने परचेस कर दिया, देयर आर 2 चांसेस। एक जेन्युइन चांसेस है कि वो अगर भूल गया या उसकी कोई मिस्टेक है या वो दिलाना पड़ेगा उसको, तो और दूसरा उसने नहीं, आपने डमी बिल जनरेट करके डाल दिया, पॉसिबिलिटी तो है, तो थोड़ी पता है कि आप जेन्युइन हो या वो जेन्युइन है। एक मिनट, सॉरी डोंट टेक इट अदरवाइज होता है वो इस केस में 1% होता है, 99% तो सब बिल रहता है, सभी को बिल गवर्नमेंट को 0.1% का इंटरेस्ट है, 99% में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो क्या होता है कि आप जब भी आपने परचेस पंच किया और यहाँ से आप अपलोड करोगे, तो एज पर GSTN नॉर्म्स आपने जो डेटा अपलोड किया है वो आपके सप्लायर को पॉपअप करेगा कि आप ये सेल्स डालना भूल गए। अब उनके ऊपर पूरा है कि अगर वो एक्सेप्ट करते कि हाँ भूल गया, तो आपकी जो ITC है वो वैलिड है। आप जैसे ही अपलोड करोगे इमीडिएट आपको उतनी क्रेडिट तो मिलनी ही मिलनी, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। लेकिन अगर आपके सप्लायर ने वो विद इन अ मंथ अगर उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, तो जितनी क्रेडिट आपने ली है वो रिवर्स होगी, प्लस उसका जो इंटरेस्ट या पेनल्टी है that will be paid to सही है, that is what the GSTN now गवर्नमेंट एक बार तो क्रेडिट आप ही जैसे इमीडिएट क्रेडिट आप ही जैसे वो नॉर्म तो यार उसकी तो 90 डेज बाद हमने रिकंसिलिएशन बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग पूछ रहे हैं आपको, हमने यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप अपना परचेस अपलोड कर दो, तो आपको पूरा जो मैचिंग है GSTR 2 का वो पूरा यहाँ पर दिखा रहा है, क्लियर। उसमें जो यहाँ पर हमने पोर्टल पे दिखाया था 4 सेक्शन, वो चारों 4 सेक्शन हमने एक ही में चेक करके CM डायरेक्ट પોર્ટલ ઉપરથી ડેટા લઈ આવશે, તમારામાંથી પરચેસનો ડેટા ઉઠાવશે અને બંનેને સિસ્ટમ જ મેચ કરશે, આપણે કાઈ નથી કરવાનું મેન્યુઅલ। એ CM ક્યાંથી ઉઠાવશે ડેટા? તમારો જે GSTN છે, GST નંબર, એ GST નંબર GSTN ઉપર ફ્લોટ થાય અને તમારા GST નંબર માટે જેણે જેણે સેલ બુક કર્યા છે એ બધાનો ડેટા CM ઉઠાઈ આવશે અને તમારા પરચેસની સાથે મેચ કરશે। ના, એવું નહીં, જેવું બિલ બનાવ્યું ઓટોમેટિક જતું રહ્યું એવું નહીં, તમે અપલોડ કરશો ત્યારે જ જશે। તમે અપલોડની ફ્રીક્વન્સી વધારી શકો, તમારે રોજ કરવો તો કરવાનું છું। આ એટલા માટે છે કે આપણે દર વખતે નોર્મલી એવું હોય કે 10મી તારીખ છે તો 10મીએ રાત્રે 6 વાગ્યા પછી બધા જાગતા કે ચલો અપલોડ કરો, અને એક્ચ્યુઅલી GSTN જો નેટવર્ક છે આપણું એની કેપેસિટી અત્યારે એવું કહેવાય છે કે ઓલમોસ્ટ 60% કેપેસિટી ઉપર આવે છે, એટલે લાસ્ટ અવરનો રશ ભયંકર હશે। અમારું સજેશન એવું છે કે તમે બને એટલું વહેલા એને પોસ્ટ કરવાના ચાલુ કરી દેજો। બોલો GSTN 2 मैंने आपसे कोई मटेरियल बनाया, पार्टी ने क्या करा, 30 तारीख को सेल्स इनवॉइस या 29 को सेल्स इनवॉइस दे दिया और 30 को उसने बुक भी कर दिया। बट मेरे महाराष्ट्र तक आते आते कास्टिंग के केस में कोई बड़ी मशीन है तो मे बी वो 7 डेज या ट्रांसपोर्टेशन के कारण 10 दिन भी लगते हैं, तो वो तो बुक कर चुका है। और मेरे केस में मैं जब सेल्स इनवॉइस दूंगा तो मे बी ये 12 तारीख को जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन के कारण 1% केस में 10 दिन ले लेते हैं। तो इस केसेस में फिर मैं इसको कैसे मैच करा, वो तो लास्ट मंथ में उसका सेल्स इनवॉइस का बुक कर चुका है, क्लोज कर चुका है, और मेरे पास ये नेक्स्ट मंथ में आया और वो भी 12 तारीख को। तो इस केसेस में जो डिफरेंस होंगे उसको किस टाइप से मैनेज? नॉर्मली यहाँ पर रेकमेंडेशन ऐसा है, यहाँ पर मोस्टली सारे एग्री भी करेंगे कि आपको उसका परचेस बुक कर दो और गुड्स इन ट्रांजिट दिखा दो,
और जब भी आपकी प्रीमाइसेस में आए गुड्स इन ट्रांजिट में से आप अपनी प्रीमाइसेस में उसको ट्रांसफर करें। Can we get the ITC credit or अगर आपका एनीवेज अगर आपका एफओबी और एफओआर और एक्सपेक्टेड सप्लाई उसके वहां से मटेरियल निकला, आपकी एसेट भी है और आपकी लायबिलिटी भी है। अगर इन बिटवीन कुछ हुआ तो क्लेम कौन करेगा? कब क्लेम कर पाओगे? अगर आपके बुक्स में ही नहीं है तो आप क्लेम किस बेस पे करोगे? but still my question is that if I'm going to book as a goods in transit, can I get the ITC? Yes. The same one. Same one. Second question is that if I am For that, you are not entitled for GST. वही तो समझा अभी नितिन ने कि आपको जीएसटी के जो ट्रांजैक्शन टाइप्स अलग है, वैट वगैरह के ट्रांजैक्शन टाइप्स अलग है, और हमें यहाँ पर सेटअप में डिक्लेयर करना है कि जीएसटी में मेरे कितने ट्रांजैक्शन आएंगे, तो ऑब्वियसली मिलेगा। सिस्टम जो भी डेटा कैप्चर करेगा दैट इज फॉर जीएसटी ओनली। वैट का यहाँ पर कुछ भी कैप्चर नहीं है, ट्रांजैक्शन नॉर्मल जैसे करते हो वैसे ही करते हो। जीएसपी के पोर्टल में अगर कोई गुड्स इन ट्रांजिट रहता है तो होल्ड का फैसिलिटी है, तो वो हमें यहाँ नहीं मिलेगा सर। होल्ड का मतलब क्या? होल्ड मतलब सर 10 तारीख तक तो नहीं आया, लेकिन मुझे पता है कि मटेरियल निकल गया है, लेकिन मेरे पास पहुंचा नहीं है। जब तक मेरी प्रीमाइसेस में वो मटेरियल नहीं आता है मेरी लायबिलिटी नहीं बनती है। तो 10 तारीख तो जब तक मैं रिटर्न अपलोड करता हूँ तब तक तो मुझे मिला नहीं, लेकिन मुझे पता है कि निकल गया मटेरियल। 10 तारीख को तो आपका सेल्स है। हाँ चलो, अब मेरा 15 तारीख तक भी मुझे मटेरियल नहीं मिला है, लेकिन मुझे पता है वो निकल गया है और आने वाला है, तो मैं उसको होल्ड कर सकता हूँ, तो नेक्स्ट मंथ में वो ले सकता हूँ क्रेडिट है। तो ऐसा अपने में होल्ड का कोई सिस्टम है? होल्ड का जैसे उन्होंने जीएसपी के साथ उसके ऊपर बताया कि उनके पास होल्ड का प्रोविजनल है। होल्ड का मतलब ऐसे भी रखो, देयर आर 3 ऑप्शंस। हाँ, एक्सेप्ट, रिजेक्ट एंड होल्ड। एक्सेप्ट मींस यू हैव एक्सेप्टेड, रिजेक्ट मींस यू हैव रिजेक्टेड, होल्ड मींस नॉट डिसाइडेड। कोई भी आप एक्शन नहीं लोगे दैट्स ओके, कंसीडर एज होल्ड। सिंपल। इन नेक्स्ट मंथ आई कैन एडजस्ट दिस। I can't say. It Right. depends on GST and all. Okay. है कोई इश्यू, कुछ कंफ्यूजन, कुछ डाउट? परचेसिंग केस में मैं एडवांस पेमेंट कर रहा हूँ, तो उसको मैपिंग इसमें किया हुआ। जैसे आप पेमेंट करते हो पीओ पे आपको करना है, और वो भी सामने वाले आपके जो सप्लायर है કોઈ વસ્તુ બનાવવા માટે જે વસ્તુ વપરાય છે એ તમારી અલ્ટિમેટલી આનો બેસિક કન્સેપ્ટ છે ને બેટર છે, બીજું કાંઈ નથી. તમે જેટલું મટીરિયલ વાપરો એની ક્રેડિટ છે, તમારી વેલ્યુએશન જેટલી છે એ તમારી એકચ્યુઅલી એટલું જ કન્સેપ્ટ છે, બેસિક કાંઈ નથી. વેલ્યુએશનમાં કાંઈ supplier, transporter or customer.
તમારે એમાં ક્યાંથી કેના સાઈડ છે આપવું એનો ફિક્સ ટાઈમ આવે એની ફાઇલ ગમે તે જનરેટ થાય એકચ્યુઅલી તમારે ટ્રાન્સપોર્ટરને કે ટ્રાન્સપોર્ટર પર આખી ફાઇલ આપવાની જરૂર નથી ઇવીએમ બિલ્સ નંબર જ જનરેટ થશે એ જે નંબર જનરેટ થાય તમારે ડ્રાઈવરને કે ગમે તેને આપી દેવાનું આખા તેમની કોઈ કોપીની જરૂર નથી રસ્તામાં ક્યારે બી પકડે ખાલી એને નંબર જ આપવાનો આખો ટાઈમ કોઈ હાર્ડ કોપી ડોક્યુમેન્ટ બધા નહીં नितिन जीएसटी या टूरिस्ट આમાં જેટલા વ્હાઇટ દેખાય છે એ બધું મેચ છે તમારી પરચેસ અને તમારા સપ્લાયરે નાખેલું સેલ્સ વ્હાઇટ પોર્શન એ બધો મેચ બિલ નંબર જો કદાચ એનો મેચ નહીં તો બી તમને આવી રીતે એરર આપી દે એક પણ ફિલ્ડમાં મિસમેચ આવ્યું એટલે તમારે આ જે વચ્ચેની ભૂખરો કલર આપે ને બ્લુ કલરનું સેલ એ તમને આપી દેશે કલર અને જે ડેટા મેચ મિસમેચ છે એ કલર તમને આવો સાઇન બ્લુ કલર આપી દેશે કે આ ફિલ્ડમાં મિસમેચ છે અને શું મિસમેચ છે એની પર આપણે અહીંયા કોઈ લેવા તમારે જીએસટી સાઈટ પર કશું નહીં કોઈ લેવા દેવા જ કરી શકે એને યુનિવર્સિટીમાં કશા નહીં લગાવવું अप्रैल में उसे रजिस्टर किया था एक बड़ा बीओ दिया मैंने इसमें से आधा मटेरियल पार्शल मेरा मटेरियल आ भी गया जीआरएन बन भी गया और वेट में ही बन गया इसको मई में आया मैंने उसको क्लोज किया बट वो काफ़ी बड़ा किया था उसका कुछ मटेरियल मेरा जुलाई में आया था मे भी नवंबर में दिया बट जब मैं उसको वेट 12% में बुक कर दूँगा अब जब मैं नेक्स्ट उसका जीआरएन लूँगा और आधा इनवॉइस बाद में बनेगा तो इस टाइप की बीओ को कैसे हैंडल करें कुछ नहीं वो जो ट्रांजेक्शन टाइप है वो ट्रांजैक्शन टाइप आप ब्लॉक कर दोगे तो ट्रांजैक्शन टाइप मास्टर जो है अपना उसमें क्लोजिंग डेट करके एक फील्ड है वहां पर आप डाल दोगे 30 जून ठीक है अभी 30 जून अगर डालती है कोई भी पीओ पॉसिबल है कि वो ट्रांजैक्शन टाइप आपने सिलेक्ट किए उसके ऊपर से जब जीआरएन बनाना चाहोगे 30 जून के बाद तो ट्रांजैक्शन टाइप ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी वहां पर आपको नई ट्रांजैक्शन टाइप सिलेक्ट करनी ही पड़ेगी और वो एज पर जीएसटी नॉर्म्स उसके परसेंटेज अप्लाई हो जाएगी ट्रांजैक्शन टाइप को पीओ को एज इट इज रखो कोई फर्क नहीं ट्रांजैक्शन टाइप पूछेगा सिस्टम हाँ इंपोर्ट किया $100 कमिटमेंट और फिर मैंने क्या एडवांस पेमेंट भी कर दिया $100 बट जब मटेरियल आया तो उस टाइम पे ना फॉरेन फ्लक्चुएशन हो गया डॉलर रेट का कन्वर्जन तभी जब मैंने दिया था तभी अलग था और मटेरियल जब मेरे पास आया तभी अलग था उस टाइम पे सिस्टम कैसे हैंडल करेगा उसको मैंने एडवांस दे चुका हूँ पहले से इंपोर्ट पे तो वैसे भी और इंपोर्ट पे जो ड्यूटी होगी वो तो आपको डीएल पे आएगी डीएल कॉपी पे आएगी हाँ तो उस वक्त के रेट पे ही आएगी हाँ उस वक्त के रेट पे आएगी एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर अपना कोई भी परचेज के अंदर कोई भी पीओ के वेरिएंट्स होते हैं तो ऑटो डेबिट नेट जनरेट होता है
अभी जीएसटी आने के बाद तो कंपलसरी सप्लीमेंट्री इनवॉइस से ही जाना है, तो वो केस में कैसे होगा? बंद हो जाएगा। वी हैव टू पास मैन्युअली। मेटेरियल अगर मूवमेंट नहीं किया तो सर ऑप्शन ही नहीं है। मूवमेंट नहीं किया उसके लिए एक रिपोर्ट इमीडिएट आप दे देंगे और फिर थोड़ा हमें वेट करना है इसको स्टेबलाइज होने के लिए 2-3 महीने। ओके। क्या ऑप्शंस आते हैं उसके ऊपर से फिर ऑटोडेबिट डॉट कैसे चल करेंगे वो बाद में डिसाइड करेंगे। इमीडिएट लेवल पे उसको बंद करना। ओके। तो यार मुझे भी नहीं मालूम वो स्टेबलाइज कैसे होगा। और आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे नॉर्म्स जो है वो किसी को क्लियर नहीं है। इवन आज भी जो हम यहाँ पर कर रहे हैं वो भी हमने गवर्नमेंट से ऐसा एश्योरेंस मिला है कि मोस्टली ये तक हम शायद ये 3 API स्टेबलाइज करें। स्टिल इट इज नॉट स्टेबलाइज। हमारा रोज यही होता है वहाँ। और जैसे सर क्या इन्होंने बताया कि उनका पीओ पुराना पीओ है, अभी नए में तो उनको ट्रांजैक्शन टाइप चेंज हो जाएगा। मे बी समझो हमने पहले रेट लिया था इंक्लूडिंग वैट और समथिंग, अभी इंक्लूडिंग जीएसटी हो जाएगा तो बेसिक रेट में चेंज हो जाएगा, तो वो वेरिएंस हो जाएगा। नहीं मतलब CGST, SGST, IGST और सेस। Then we have to leave it open here. It will fetch automatically from there. यहाँ पर आपको परसेंटेज और आइटम वाइज टैक्स पे टिक कर देना। ओके। आइटम वाइज टैक्स पे टिक किया। ओके। और दूसरा एक और केयर लेनी पड़ेगी। आइटम मास्टर में ब्रांच वाइज हमारा टैक्सेशन का एक ऑप्शन है। वो जो आइटम मास्टर में ब्रांच वाइज टैक्स डालने का जो ऑप्शन है, आज के डेट में ऐसा है कि सेम आइटम है, एक स्टेट में अलग वैट है, दूसरे स्टेट में अलग वैट है। उस केस में हमने ब्रांच आइटम मास्टर में ब्रांच वाइज टैक्स डाले हुए हैं। 1 जुलाई को वो सारे जीरो करने भूलना नहीं। वो जीरो करोगे तो सिस्टम HSN मास्टर पे जाएगा और वहां से टैक्स लेकर आएगा। अगर आपने मास्टर में डाला हुआ है तो वो टैक्स उठाएगा। क्लियर को डाउट? And the taxation hierarchy is now fixed because the freight and all they will not attract any duty or taxes. That is why I precisely told you before GST and after GST you keep minimum 2 column blank. That's right, but the format whatever is now available in the market shows very clearly that only discount is affected on the calculation of the tax, and rates are all going on the bottom of the invoice. So हमारे पास आई है, क्या सही है मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसा भी कुछ है। स्टिल आई एम नॉट क्लियर कि क्या होगा। और ये एक स्पेसिफिक रीजन है कि आप जीएसटी के कॉलम से पहले मिनिमम 2 कॉलम आप छोड़ के रखो और बाद में 2 छोड़ो। मुझे 4 बजे पीछे वापरो यार। and you have made some changes in the stock maintenance, right? Now if we have older item codes wherein some other stock maintenance was used, should we make a new item code or we can edit that? हमारी डिपेंडिंग ऑन सेम आइटम, सेम मशीन आई एम अगेन इम्पोर्टिंग। सेम आइटम कोड। अगर वो मशीन जो है आपका जो कैपिटल गुड्स है, वो अगर मशीन ऐसा आइटम आपकी डिक्लेयर्ड है, उस आइटम को अगर आपने सीरियलाइज रखा है या बैच रखा है तो आप कैपिटल सीरियलाइज या कैपिटल बैच रिस्पेक्टिवली ट्रांसफर कर पाओ। एडिटेबल होगा। एडिटेबल। ओके। लेकिन सेम रेंज में ओके। अगर आपने नॉन न्यूट्रल कैपिटल रखा है और अभी आप कैपिटल बैच में, तो वो नहीं करने देगा। ओके। And one thing here, GST number is very critical. Have you kept any? પનામા અભી કઈ ઇન્ડિકેશન નથી કે ચાર્જિંગ નો ઇન્ડિકેશન નથી।
छोड़ के रखो। ये जो हमने आगे वेब पोर्टल पे जीएसटी पोर्टल पे जो देखा था कि टोटल कितने टाइप के हमें डेटा अपलोड करना है, बराबर। उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स मांगी उन लोगों ने, CSV फाइल या एक्सेल फाइल के अंदर जो डेटा रहता है उसके कॉलम्स। तो टोटल यहाँ पे आपका GSTR 1 जो है उसके अंदर जो बात हुई थी उस हिसाब से आउटवर्ड इनवॉइस, डेबिट क्रेडिट नोट जो भी है, एडवांस पेमेंट, इनवॉइस इश्यूड और आपका GSTR 2। अभी इसके अंदर जो आपका आउटवर्ड GST डिटेल है उसके अंदर सबसे पहला सेक्शन है आउटवर्ड इनवॉइस। तो आउटवर्ड इनवॉइस के अंदर कौन कौन से कॉलम्स रहेंगे, हमारी जो एक्सेल CSV फाइल जो बनती है उसके अंदर, और वो कहां से आएंगे। तो GST 10 या UIN नंबर, आपका नेम ऑफ, ये जो पूरी डिटेल्स है मोस्टली हमने जो डिस्कस किया वो, और बाकी का तो अपना मास्टर डेटा है उसके ऊपर से डेटा आता है। मेनली ये GST रेट, GST अमाउंट, ये सारी चीजें हमें मेंशन करनी होती है। इसमें से कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो ऑप्शनल है, कंडीशनल है कि ये है तो ये होगा, ये है तो ये नहीं होगा। ये नीचे का जो पोर्शन है आउटवर्ड इनवॉइस इश्यूड, ये मेरे ख्याल से मोस्टली आप जो रिटेल सेल करते हो, जो आपका अनरजिस्टर्ड कस्टमर है, तो उस केस में आपको लाइन आइटम वाइज डेटा अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके अंदर सीधी आपकी टैक्स परसेंटेज वाइज जो GST परसेंटेज है उसके वाइज सीधी ये नंबर से ये नंबर, इतना परसेंटेज और इतनी टैक्सेबल अमाउंट, जिसके अंदर आपको HSN या उसका कौन सा कस्टमर था, उसका GST नंबर क्या था, ये है, वो सारी डिटेल सबमिट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आउटवर्ड एडवांस पेमेंट, वो भी HSN वाइज ही है, और डेबिट क्रेडिट नोट, वो भी HSN वाइज। तो अदर देन आपका रिटेल सेल, जिसके अंदर अनरजिस्टर्ड कस्टमर को हम कोई भी सेल करते हैं, उसकी डिटेल आपको इंडिविजुअल लाइन आइटम वाइज देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आपको समराइज मोड में देनी है। कहने का मतलब ये है कि ये प्रिसाइज फॉर्मेट है, कॉर्पोरेट मुनीम से डेटा जाएगा या कोई भी GST थ्रू डेटा जाएगा, यही फॉर्म में GSTN को देना है, और कॉर्पोरेट मुनीम सारा डेटा ये फॉर्म में कन्वर्ट करके GSTN को ट्रांसफर करेगा। ये जो आगे के 2 स्क्रीन हमने देखे उसके अंदर यही कॉलम्स है, और इसी डेटा को हमने कहीं ना कहीं से वो लिया हुआ है। इनवर्ट डिटेल, उसमें भी सिमिलर कॉलम है। अभी इसके अलावा इंपोर्ट, और यहाँ पे उसकी एक डिटेल शीट है जिसके अंदर इंडिविजुअल कॉलम वाइज उसकी कुछ समराइज डिटेल दी है। GST नंबर क्या होना चाहिए, कितने कैरेक्टर, लेंथ,
पूरा। तो मोस्टली जो लोग वर्जन 6 अपना जो .NET वाला वर्जन यूज करते हैं, उस केस के अंदर सारे कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने जो बोले वो आपको रेडी रखने हैं अगर 1 जुलाई से GST एप्लीकेबल हो जाता है तो। बराबर। सिस्टम रिगार्डिंग कोई क्वेरी है किसी को कि इसको कैसे file must having been poured. Output ASP later. ये आपका कोई भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के केस के अंदर आपका पोर्ट नंबर भी आपको देना है कि किस पोर्ट से आपका मटेरियल लोड हो रहा था और किस पोर्ट पे वो डेस्टिनेशन पोर्ट मतलब बुकेट पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट उसका पोर्ट नंबर भी आपको मेंशन करना है। तो इंडिया के जो 38 पोर्ट्स है सबके पोर्ट नंबर गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए हुए हैं और रिस्पेक्टिव पोर्ट नंबर के साथ ही आपको डेटा डालना है। उसका प्रोविजन आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के केस में उसका प्रोविजन आपकी जो मोर डिटेल की टैब है मतलब जहां भी हम वो LR नंबर वो डिटेल डालते हैं वहां पे आपका एक बुक ऐड करके है और उसके नीचे ही आपको एक फील्ड मिलेगा पोर्ट नंबर बुक ऐड पोर्ट नंबर और दूसरा कॉलम है अपना डेस्टिनेशन और उसके नीचे भी डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर आपका एक कॉलम मिलेगा। इसके अलावा सेल्स के केस में बुक ऐड का जो पोर्ट नंबर है वो कंसिडर होगा और परचेज के केस में डेस्टिनेशन के नीचे जो पोर्ट नंबर है वो कंसिडर होगा। और उसके अलावा जो इंपोर्ट की डिटेल देनी होती है उसके अंदर आपकी BAL वाइज डिटेल होती है तो आपका BAL IR नंबर उसकी डेट और उसकी वैल्यू ये 3 कॉलम भी आपको मोर डिटेल के अंदर ही मिलेंगे। I understand we have to give B2B, B2C large, B2C small. So how do we categorize them? Either by encoding itself in the customer master, or you will segregate automatically? No, see, B2C means the customer will not take ITC. Yes. That is what the B2C is. And in B2C case, you don't have to mention GST number. But uploading are different, no? Or B2C system will automatically segregate those data. So wherever GST number is not there, it will automatically consider as a B2C sales. B2C sales. So we need not categorize customers. Nothing. Okay. And in this, there is. We'll have to categorize one thing. Setup. Supplier category. GST માં એક પ્રોવિઝન છે કે તમારું 50 લાખ થી ઓછું ટર્નઓવર હોય તો તમારે GSTR નંબર લેવો કમ્પલસરી પણ બીજું એક સામે એવું પ્રોવિઝન છે કે તમે એડહોક ટેક્સ ભરશો એવું કહીને તમે GST નંબર લઈ શકો છો એવા સપ્લાયર્સને તમારે જુદા પાડવા પડશે એ લોકો એને કંઈક સ્પેસિફિક નામ કહે છે નામ અત્યારે ભૂલી ગયું કમ્પાઉન્ડિંગ સપ્લાયર્સ ઓર કમ્પાઉન્ડિંગ સપ્લાયર તો એવા સપ્લાયરને તમારે જુદી કેટેગરાઇઝ કરવા પડશે અને એટલા સિસ્ટમમાં ડિક્લેર કરવા પડશે કે આ મારા કમ્પાઉન્ડિંગ સપ્લાયર્સ ना इधर आपके सप्लायर मास्टर में जो कैटेगरी है वो ये उसका नेचर information from where from master हाँ customer master हाँ supplier master we have to have a category or where we have to બે ઓપ્શન છે લેઝર ગ્રુપ થી બી ડિફાઇન થશે અને કેટેગરી થી બી ડિફાઇન થશે સ્ટીલ ઇટ ઇઝ નોટ ફાઇનલાઇઝ કે ક્યાંથી કરશો
પણ એ તમારે કોઈ કઈક જગ્યાએ કરી દેવાનું જેથી બી થશે આપણે ચેન્જ થઈ શકશે. And in the invoice there are two fields which I'm not finding it right now in the ERP. One is a transport mode. You are sending by road or by truck, by air, by sea. So that is to be declared in the invoice, transport mode. And one is the reverse tax applicable or not applicable. So these two flags, from where are we going to get it? રિવર્સ ટેક્સ એપ્લિકેબલ જે બી થતા હશે એને આપણે સેપરેટ કેટેગરીમાં જ મેન્શન કરવા પડશે અને એના માટે આપણા સેટઅપમાં જ રિવર્સ ટેક્સ જે બી મેનેજ કરવાના છે એના ટ્રાન્ઝેક્શન સેપરેટલી ડિક્લેર કરવા પડશે કે આ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં આ કેટેગરીમાં જેટલા બી ટ્રાન્ઝેક્શન થયા છે that applies for reverse tax. That will be separate transaction. Separate, yes, separate series of transactions. Right now, એનો કોઈ બીજો રિલેવન્સ છે એનો બીજે ક્યાં રિલેવન્સ છે जीएसटी के अंदर आपका स्टेट कोड कंपलसरी है, आपको स्टेट कोड मेंशन करना कंपलसरी है तो सिटी मास्टर में आपको स्टेट कोड डिक्लेयर करना है. यहाँ पे स्टेट कोड आपको दिया है. सिटी मास्टर के अंदर स्टेट कोड, तो कोई भी आप सिटी ऐड करते हो या उसके अंदर जो स्टेट ऐड दिया है उसके अंदर आपका स्टेट कोड डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि आपका फ्रॉम एंड टू बोथ स्टेट कोड आपको आपके इनवॉइस में आपको वो सारी क्लियर है कि इनवॉइस की कंटेंट क्या क्या होगी. फॉर्मेट फिक्स नहीं है लेकिन कंटेंट फिक्स है तो और भी क्लियर कि क्या क्या कंटेंट होगी कि वो देखना है. हाँ देखना चलिए बोलो. आपको वो आपके जो फोल्डर्स दिए हैं उसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म है तो मैं रिक्वेस्ट हूँ कि आप वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे तो हमारा टीम को वापस ले ले प्लीज. और अगर आपको प्यास वगैरह लगी हो तो पानी सबके लिए पीछे रखा है so you can take it at your convenience. એક્સાઇઝની સાઇટ ઉપર છે ને બધા જ ફોર્મેટ્સ અને ફોર્મ્સ છે એમાં इनवॉइस जो आप बनाओगे इनवॉइस में क्या कंटेंट होनी चाहिए वो यहाँ पर दिया है. उसका फॉर्मेट कोई भी आप करो फॉर्मेट प्री डिफाइंड नहीं है. हाँ दैट इज रेकमेंडेड नॉट मैंडेटरी. उसकी कंटेंट ये होनी चाहिए. डीलर को पेमेंट एडवांस करते हैं तो सप्लाई मैन्युफैक्चर करता है उसकी इसमें एडवांस पेमेंट ऑब्वियसली तो
पीओ बना था डीलर नाम पे बना वो प्रोविजन है। आप एडवांस डीलर को दोगे और सप्लाई आएगा आपका रिलायंस में आएगा, तो जीएसटी आपकी रिलायंस पे होगी और क्रेडिट एडवांस की क्रेडिट कौन लेगा? डीलर। वो कैसा करते हैं? सप्लाई वो आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। आपका बिल रिलायंस का है कि डीलर का? डीलर का है और आप पेमेंट रिलायंस को करोगे। तो ये आ गया थर्मल बोला स्किन थर्मल ऑनलाइन देख रहे हैं ऑर्डर के सामने ये इन्वॉइस आता है दैट प्रोविजन इज देयर एज फार एज सिस्टम इज कंसर्न, लेकिन जीएसटीएन उसको कैसे हैंडल करेगा मुझे क्लैरिटी नहीं है आज भी उसके। ऐसे एग्जीक्यूटिव प्रोजेक्ट्स में ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं अभी भी जो क्लियर नहीं है अभी। नहीं वो तो आएगा, ऐसे कोई चिल्लाएगा तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं। स्काइप कौन है ये? अपने दुबई वाला है। चलो लाइव क्लैरिटी क्लियर। कुछ क्वेरी है किसी को? सिस्टम में कैसे कॉन्फ़िगर करना है उसके रिगार्डिंग कि ये चीज समझ नहीं आ रही कि सिस्टम में कैसे होगी। अपना ईआरपी अगर जीएसटी पोर्टल से कुछ कॉन्फ्लिक्ट करता है तो सीगेट की सर्विसेज क्या आपको मिल जाएगी? जस्ट लाइक वो जो मैं केस बता रहा था डीलर वर्सेस मैन्युफैक्चरर के केस, उसमें ऐसा है कि जो भी जीएसटी है most probably there are 34 GSTs as of now. Second batch declare होने जा रही है, हुई नहीं है, टेंटेटिव आया ना, ऐसा ही नहीं। और GSTN
किसी को भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं देते। Being a ASP, corporate pudding will act as ASP. तो being a ASP, हमें GSP के गेटवे थ्रू ही GSTN पे जा सकते हैं। तो डेटा वहीं से आए, तो आप उसके लिए अगर कुछ कंफ्यूजन है, कुछ लॉ के रिलेटेड डिस्कस करना है, तो आप सिग्नेट जो भी GSP अपना होगा एसोसिएटेड GSP, उससे आप डायरेक्ट बात कर सकोगे। और उसका सेल हम लोग वहाँ पर बना रहे हैं, स्पेसिफिक सेल बना रहे हैं, जैसे 3 या 4 लोगों का, who will help us or who will guide us to manage data। मींस ये होगा इच्छा है मेरा ये करना है। आएंगे ही आएंगे, 6-8 महीना तो ये रखना ही पड़ेगा हमें, और उसके लिए ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसके लिए एक सेल मतलब डिजिटल साइनिंग के आपके कॉर्पोरेट में હવે શું કન્સિડર કરું? मैं क्या कंसीडर करूं? आर बी कॉन्फिडेंट इनफ? हु इज नॉट कॉन्फिडेंट? हाँ भी नहीं सुनेगा तो मैं ना तो बोलो। हाँ? लेकिन प्रैक्टिकल होगा तो फर्स्ट जुलाई से पहले तो प्रैक्टिकल होगा नहीं, लेकिन उससे पहले जो सिस्टम को कॉन्फ़िगर करना है जीएसटी रेडी करनी पड़ेगी कंपनी के लिए। हाँ? ये जो भी आप देख रहे हो that will be available to you before 10th of June. That we can take the data. हाँ। That is more important for us. उससे पहले लेकिन आपको कॉन्फ़िगर तो करनी पड़ेगी, उनके ट्रांजैक्शन टाइप बनाने पड़ेंगे, उनकी कैटेगरी सेट करनी पड़ेगी, पुरानी कैटेगरीज को क्या करोगे, पुराने ट्रांजैक्शन टाइप को कितनी खींचोगे, पुरानी ट्रांजैक्शन टाइप को तो लॉक करनी पड़ेगी, तो लॉक की डेट भी डालनी पड़ेगी 30 जून की। हाँ, एक्सेशन सर्विस बनाना पड़ेगा आपको, यूजर आइटम का एक्सेशन करना पड़ेगा, एक्सेशन वाइज आपका जीएसटी या सेल्स परसेंटेज जो भी हो डिफाइन करना पड़ेगा। तो इतनी रेडीनेस तो हम कर पाएंगे कि नहीं? कि उतना कॉन्फिडेंट नहीं है? ये जो आपने बोला इतना सारा चीज करना है, वैसा कोई सर्विस मॉड्यूल है आपके पास जो आपका ही आदमी आगे करके जा रहे हैं? नहीं, अपना आदमी करते रहेगा असिस्टेंस के लिए, क्योंकि ये सारा चीज सबके लिए नया है। इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन नॉट हेल्प, CFO कैन नॉट हेल्प हियर बिकॉज़ एवरीबॉडी इज हैविंग some limited information on what going to be. उसमें ऐसा है, आपको मेजर 2 चीजें संभालनी है। पहला, अपनी जितनी आइटम है, जिस आइटम में हम लोग डील कर रहे हैं, आइटम परचेस, सर्विसेज, सेल्स या जो भी है, वो सारी आइटम के एचएसएन तो हमें डिफाइन ढूंढने पड़ेंगे। That we have already started because उसके जो रिस्पेक्टिव एप्लीकेबल जीएसटी परसेंटेज या सेल्स परसेंटेज है वो हमें डालने पड़ेंगे। okay. और कोई भी डाल सकता है। दैट इज पार्ट 1। पार्ट 2, हमने जीएसटी रजिस्टर करवाया है, तो उसका जीएसटी आईएन जो भी होगा वो हमें ही पता होगा, वो तो हम डाल सकते हैं। That is okay. पार्ट 3, हमारे कस्टमर और सप्लायर का जीएसटी आईएन जो है वो हमें उनसे ही लेना है, वो भी प्रोसेस हमने चालू कर दी है। बराबर। तो हमें बचा के है खाली ट्रांजैक्शन टाइप। बाकी जो आपने बोला ना कॉन्फ़िगरेशन में कि ये बुक्स नई बुक्स बनानी पड़ेगी, नया नंबर एंड होगा,
नंबर तो 1 से शुरू होंगे ना 1 जुलाई से। हाँ, मुझे नहीं पता अभी हुआ था, किसी ने डिक्लेयर किया कि आप सिंगल कंटिन्यू करेंगे या एक से करोगे। देन उसके एसोसिएट जीए असाइन करने होंगे, because existing GA we may be having so many GA। हाँ, तो ट्रांजैक्शन टाइप बनानी है ना आपको ट्रांजैक्शन टाइप बनानी है। मोस्टली आपकी 6 ट्रांजैक्शन टाइप बनेगी। जैसे आज आप बना रहे हो, वन इज लोकल सेल्स, दूसरा गुजरात के लिए ओजीएस है, आउट ऑफ महाराष्ट्र से है, आउट ऑफ कर्नाटक से, जो भी है वो, और तीसरा एक्सपोर्ट। इंपोर्ट के मतलब परचेस के लिए लोकल परचेस, ओजीएस परचेस, और आउट ऑफ महाराष्ट्र परचेस या आउट ऑफ स्टेट परचेस और इंपोर्ट। ये इसमें भी 6 ट्रांजैक्शन टाइप बनानी है। वैट में ऑलमोस्ट 4.5 मतलब 5% वाला अलग ट्रांजैक्शन टाइप बना देते, 5.5% अलग, 15% अलग। यहाँ पर वो बनानी नहीं है क्योंकि वो एचएसएन पर सीधा ट्रांसफर हो गया। तो आपकी मोस्टली 6 ट्रांजैक्शन टाइप बनेगी और तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन है नहीं, हम उसमें कहाँ जरूरत है आपको? ऐसा कोई किसके लिए? हाँ, अगर एप्लीकेबल है तो रिवर्स चार्ज के लिए अलग और उसकी सीरीज भी अलग। रिवर्स मैकेनिज्म बेसिक के 70% के ऊपर वो नहीं है। अच्छा सब वो बोला अगर तुझे मिल रहा है तो सीधा अपलोड करना, देखो तो दे रहा हूँ। एक्चुअली ऐसा है कि बहुत सारे हैं और उसमें से 50% अरे 50% सो 10% या 15% से ज्यादा लेकिन लगने वाला नहीं है। अननेसेसरी मास्टर बढ़ाने का क्या मतलब है? मुझे 10 की जरूरत है, 1000 क्यों रखूं? 1000 रखूं तो कोई मिस्टेक करे ना। अगर मैंने गलत आइटम में गलत मास्टर मैच कर लिया तो एक कैरेक्टर का डिफरेंस है और पूरा बदल जाता चाहिए। अगर सप्लाई अपने सेल्स में बहुत डिटेल में मेरे पास और चीजें हैं, हाँ तो बेसिक एड्रेस पे चाहिए, अदर एड्रेस शिपिंग एड्रेस सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। वो जो शिपिंग एड्रेस करेगा तो ही अपलोड में भी तेरे पास 2 चीजें हैं कि ये बायर्स के स्टैंड पे जा रहा है या सप्लाई नहीं हो रहा है, तो वो वैसे भी मेंशन करना कंपलसरी है। वहां से ले लेगा। हाँ 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 सही। वो रिलीज होगा ना, रिलीज होगा अभी तक तो जीएसटी नंबर भी नहीं था, जाएगा नेक्स्ट वर्जन में। अभी जो हम ये तो सेल्स ऑफ परचेस और इसकी बात होगी। अभी हमारे पास एक कस्टमर है जिसका पूरा इंडिया में 5 यूनिट है, अलग अलग स्टेट में, सबका अलग अलग जीएसटी नंबर होगा। शेयर से पीओ डाला, इंडियन डाला, उसके ऊपर से सही आ जाएगा। जब में कलेक्शन आया, मेरा कलेक्शन वाला बैंक रिसीट मारेगा, उस टाइम पे उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। नहीं अपना जो यहाँ पार्टी अकाउंट सिलेक्ट करते हैं हम लोग रिसीट के टाइम, तब क्या दिखेगा? मिस्टर एक्स 5 दिखेगा, के दिखेगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं एग्जिस्टिंग ईआरपी में, एक्स फॉर महाराष्ट्र, एक्स फॉर यूपी, ऐसा करते हैं। तो उसकी जगह पे वहां पे आपने 5 लेजर खोल रखे हैं, इसलिए
इंस्टेड ऑफ 5 लेजर आप लेजर 1 खोलना चाहते हैं और 5 इनवॉइस आपको उस लेजर में ही दिखे और विद उसकी लोकेशन डिटेल। नहीं वो मेरी जो बात की बात है, मैं क्या बोल रहा हूँ, वहाँ जब बैंक रिसिप्ट बैंक एंट्री करेगा ना, उसको तो क्या दिखेगा, पार्टी सिलेक्ट करेगा एक्स करके तो एक्स दिखेगा, बराबर। लेकिन वो एक्स यूपी का है, महाराष्ट्र का है, कहाँ का है, वो कैसे पता चलेगा? शिपिंग एड्रेस से नहीं होगा। अभी भी जो है ना, जो 6 यदि डिजिट आप का कस्टमर सिलेक्ट करने जाते हो ना, उसके बाजू में सिटी मिलता है, पता सिटी, हाँ वो वो आता है सिटी। तो फिर सिटी से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्या? नहीं, वो सिस्टम से आएगा। तो सिस्टम में तो सिटी दिखता है। ओके। GSTR टू परचेज रिलेटेड हम लोग सब उसमें डिक्लेयर करते हैं। तो अभी परचेज में बहुत सारी सर्विसेज ऐसी होती है जो अलाउड नहीं है, सर्वाइटेबल नहीं है, तो उसको डिस्कार्ड कैसे करूँगा? अभी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बिल है, स्ट्रक्चर रिलेटेड तो अलाउड नहीं है, रेंट से क्या है जो अलाउड नहीं है, तो उस वक्त अगर उस पार्टी ने परचेज उसका सेल बुक कर दिया GSTR 1 तो मैंने GSTR 2 में तो दिखेगा उसको मुझे डिस्कार्ड कैसे करना है? आप भी परचेज उसका बुक करो, जितनी आपको आईडी से अलाउड नहीं हो ऑटोमेटिकली आपके आईडी से रिफ्लेक्ट होगा ही नहीं। बट वो कौन करेगा? मैं करेगा या सिस्टम को वो जीएसटीएन करेगा, हमें नहीं करना। GSTN करेगा, श्योर। आप क्लेम करोगे तो भी वो डिसअलाउ कर देगा। उतने एचएसएन कोड जितने एचएसएन कोड है, एसएससी कोड है, जितने करेक्टेबल नहीं है उसके क्रेडिट आपको वैसे भी नहीं मिलेगा। बट और वो जीएसटीएन नेटवर्क ही वो, बट मुझे परचेज बुक करना है और वहां से डिस्कार्ड हो जाएगा। अभी प्रोफेसर नंबर कौन? सुना है तो कॉन्फिडेंट शॉट लगे। आर वी कॉन्फिडेंट? इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, हम कॉन्फ़िगर नहीं कर पाएंगे या अभी भी क्लियर नहीं है अभी तो। तो मैं ऐसा मान लूं कि हम कॉन्फिगर में कर सकेंगे पूरा? हाँ ऑप्शन है, अब मैं बता नहीं उड़ा के ऑप्शन चेक